हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, या आप यूं कहें कि पूरे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्या सबको आवाज क्लियर आ रही है बेटे? अगर आवाज सबको क्लियर हो बच्चों तो यस लिख दो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों। सुखदेव को आवाज नहीं आ रही है क्या? सुखदेव, रिस्पॉन्ड करो बेटा। हम्म। चलो, तो ये जो है बच्चों, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, है ना? वेक्टर एनालिसिस, ये जो टॉपिक है डायरेक्टली जो है किसी भी बुक में ऐसे स्टेज में नहीं दिया हुआ है। ये बुक में आपको मिलेगा मोशन इन टू डायमेंशन में। हम अपने तरीके से बच्चों इसको पहले पढ़ाते हैं। इसकी वजह क्या है कि उसके पहले मोशन इन वन डायमेंशन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। या तो टीचर्स बच्चों को ऐसे ही बता देते हैं तो बच्चे भी वहां पर रट लेते हैं, या पहले से कोई जानकारी रहती है उसके अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, जिसका इस टॉपिक पर कमांड हो गया, आप समझना बच्चों, 75% जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं पूरे फिजिक्स में, चाहे वो 11th का पोर्शन हो या 12th का पोर्शन हो, है ना, उसमें के फिजिकल क्वांटिटी 75% वेक्टर्स ही हैं। यानी कि जिसका कमांड इस टॉपिक पर हो गया, समझना कि 75% फिजिक्स आपके कब्जे में होगा, निश्चित तौर पर होगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहला चीज जो है, ये ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, जो चीज अंडर द लॉ ऑफ फिजिक्स मेजर की जाए, या जिसके रेस्पेक्ट में लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जाए, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इस फिजिकल क्वांटिटी को तीन कैटेगरी में बच्चों बांटा गया। मेनली तो दो ही कैटेगरी हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ने हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझने की जरूरत है बच्चों और देखने की जरूरत है। पहला जो चीज है इसका नाम है स्केलर, दूसरे का नाम है वेक्टर्स, और थर्ड वन इज टेंसर, ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, पहला चीज। दूसरा हो गया वेक्टर्स डायरेक्ट कहें या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और तीसरे को टेंसर कहें या टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको बारी बारी से बच्चों, है ना, हम आगे की तरफ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर्स की, है ना। स्केलर्स की, ये वैसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इनके पास नहीं होता है, नो डायरेक्शन। ये है, ये पुरानी बातें। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार इसमें ये ऐड रखना है, फॉलोइंग द जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा। बारीकी से बच्चों इसको समझें और सुनते रहें। जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के जनरल लॉ को ये फॉलो करते हैं, ठीक है।
जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखते हैं बच्चों, थोड़ी देर के लिए पहले एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है ना, वर्क है, चार्ज है, पोटेंशियल है, ये सारी चीजें, बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, है ना, जो ये क्या कहलाएंगे, स्केलर्स कहलाएंगे। पहले इतना थोड़ा नोट करो बेटे, और उसके बाद बिल्कुल नोट करना बंद कर देना। सभी लोग पहले इतने को नोट करो। फिजिकल क्वांटिटीज सबको दिख रही होगी स्क्रीन। फिजिकल क्वांटिटीज categorized in three parts. Number one is scalars, number two is vectors, and number three is tensors. Scalars can also be written like scalar physical quantities, vectors can be written as vector physical quantities, and tensors are also written as tensor physical quantities. Scalars are those physical quantities, डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं हो बच्चों, जो नोट्स भेजेंगे उसमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं स्केलर्स की, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड विच फॉलो द जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसमें बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जिस जो भी बातें इसमें मैंने लिखी हैं बच्चों, उसको एक एक करके वन बाय वन अब हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में। लिखने का काम हो जाए फटाफट डन लिखो, और उसके बाद बिल्कुल मत लिखना इस पेज पर जो भी समझाएंगे अभी। जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा इधर से सीख रहा है, हाँ, ये करके लिखो। हाँ, जल्दी से डन टाइप करो। भूमिका का हो गया, शिखा का हो गया, देवपाल का भी हो गया, अनिया का हो गया, जिया का हो गया, सुखदेव, चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज की, उसको ध्यान से देखो। बाइफॉर्केशन यहाँ से सबसे पहली बात आती है बच्चों मैग्नीट्यूड की, है ना। मैग्नीट्यूड आखिर क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का जो एक लाइन में मीनिंग है वो है मेजर्ड वैल्यू किसी भी चीज का, जो मेजर्ड वैल्यू है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक हमने लिख दिया कि ये जो है 10 सेंटीमीटर है ना। तो चूंकि हम लाइन बच्चों ड्रॉ कर रहे थे ए टू बी, इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये ए टू बी लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आपके सामने ये डायरेक्ट लाइन लाई जाती तो आप कहते थे ए टू बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी टू ए ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी मेजर्ड वैल्यू है हमारा, चाहे वो किसी तरीके से किया गया हो, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप और राइट टू लेफ्ट, कोई भी डायरेक्शन हो दुनिया का, कहीं से भी मेजरमेंट किया हुआ हो, तो इस मेजर्ड वैल्यू का नाम ही मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, मॉड से या मॉडुलस से किया जाता है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ हो, मान लो अंडर मॉड प्लस माइनस एक्स हमने लिखा, तो रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज प्लस का होगा। यानी 5 का मॉड जो है हमारा वो 5 है, और -5 का मॉड भी हमारा 5 है। गौर करें इस बात पर।
ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बच्चों आगे बहुत काम आते हैं। जैसे यहाँ के बेस पर हम ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट्स नेवर बी नेगेटिव। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान में बात रख लेनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों मेजर्ड वैल्यू हो गया। मैग्नीट्यूड का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों वो मॉड के द्वारा हुआ, है ना। मॉड का कैरेक्टर कहता है कि मॉड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है स्केलर के पास। यहाँ पर जैसे हमने बताया आपको कि स्केलर के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। लेकिन जब स्केलर के बारे में यहाँ पर लिखा गया बच्चों, तो ऐसे लिखा गया, स्केलर्स आर स्केलर्स आर पॉजिटिव। यहाँ पर देखें ध्यान से, दोनों बातों में फर्क है बच्चों। स्केलर्स आर पॉजिटिव। क्या स्क्रीन ब्लर आ रहा है? थोड़ा सा ठीक हो जाओ। हाँ यस, अब ठीक हो गया। तो देखो बच्चों, स्केलर्स आर पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग ऑलवेज बी पॉजिटिव। दोनों सेंटेंस में बच्चों फर्क है ना। यहाँ पर स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि कुछ स्केलर्स ऐसे हैं जो निगेटिव भी होते हैं, है ना। उसमें जैसे पहला चीज जो आता है वो आता है बच्चों टेम्परेचर। आपने नाम सुना होगा, जैसे लद्दाख वगैरह में टेम्परेचर जो है, सियाचिन में टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, है ना। तो -20, 0 और +20 कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर है बच्चों, वर्क है ना, चार्ज है, पोटेंशियल है। अभी फिलहाल आपको बच्चों ये याद कर लेना है कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर होते हुए भी निगेटिव होते हैं। अब ये किन कंडीशंस में होते हैं उनका जब आप मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज जब पढ़ेंगे डिटेल्स में, वर्क क्या है, टेम्परेचर क्या है, चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, तो कैरेक्टर वाइज वहां डिसाइड करके बताऊंगा कि ये अब निगेटिव किस कारण से हुआ और पॉजिटिव किस कारण से हुआ, और साथ साथ बताया जाएगा कि ये जीरो किस कारण से हुआ। ये सभी चीज वहां डिटेल्स में। लेकिन यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, आप हमेशा के लिए याद रख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग ऑलवेज बी पॉजिटिव बट स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी सेड, है ना। इट कैन बी सेड लाइक दिस, स्केलर्स आर पॉजिटिव, इट मीन्स सम स्केलर्स आर ऑल्सो निगेटिव। मतलब कुछ स्केलर्स हमारे पास ऐसे हैं जो निगेटिव भी होते हैं। उनमें से हमने ये चार आपके सामने अभी रखे हैं। दूसरी पॉइंट दूसरे पॉइंट में मैग्नीट्यूड का काम यहाँ खत्म करते हुए बच्चों, इसके बारे में आपको बताते हैं। जो दूसरी बात है, नो डायरेक्शन, है ना। कोई भी इनका डायरेक्शन नहीं होता। जब डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई खास चीज की जरूरत नहीं होगी। ये सिंपल जो अल्फाबेट्स होते हैं, सिंपल जो अल्फाबेट्स हैं, उनके द्वारा ये रिप्रेजेंटेड होंगे। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल अल्फाबेट। अब दूसरा चीज, लास्ट वाला चीज पर विचार करते हैं, फॉलोइंग द जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा, है ना। अलजेब्रा के जनरल लॉ को फॉलो करते हैं। आप याद करो बच्चों, जैसे मान लो हमने लिखा 5+4 = 9, 5 - 4 = 1, 5.4 = 20, and 5 × 4 also equal to 20, और 5 divided by 4 that is equal to 1.25। आपने देखा होगा, आप अपना बचपन याद करो बच्चों, हम भी अपना याद करेंगे, कोई भी
तो इसको पढ़ने का तरीका होता था कि 5 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, फिर 4 लाइन ऐसे-ऐसे ड्रॉ कर लो, सभी को एक साथ काउंट करो, उसके बाद में ये लिख लो। लेकिन आज के डेट में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीटली इस बात को जान चुके हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो 2 चीज़ें आपके लिए लिखी जा रही है बच्चों, दिस इज़ द डॉट एंड दिस इज़ द क्रॉस। इसका जब हम वेक्टर में चलेंगे बच्चों, तो इसका अजीबोगरीब मीनिंग आएगा, है ना? बिल्कुल दोनों के दोनों डिफरेंट चीज़ें। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं मैग्नीट्यूड हैं, वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पर इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी टाइप का, इन्हीं अलजेब्रा का क्या इस्तेमाल करते हैं स्केलर में, तो ऐसा देखें, कोई भी स्केलर हो, अगर उस स्केलर का एडिशन स्केलर के साथ किया जाएगा, तो रिजल्ट जो होगा बच्चों वो स्केलर का होगा। अगर स्केलर से स्केलर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी रिजल्ट स्केलर का होगा। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि इनका जो नेचर हो वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम नेचर वाली चीजें ही ऐड की जाएंगी या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी। ये ध्यान में रखें। जैसे मान लो, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 10 जूल वर्क है प्लस 5 जूल वर्क है, इसको हमें लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 जूल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वर्क हो गया, वर्क के साथ वर्क को हमने ऐड किया तो रिजल्ट वर्क का आया। ये होता है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें कि 10 जूल और प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐड करके बताइए। इट कैन नॉट बी एडेड। क्यों? क्योंकि इनका नेचर सेम नहीं है ना? तो यहाँ पर जरा बात देखो जो हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों, कि 10 जूल वर्क था, और वर्क के बारे में यहाँ हमने बोला है कि वर्क इज स्केलर, है ना? और यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर। तो अगर सिंपल बात यहाँ बच्चों अगर हम लिखते हैं कि स्केलर प्लस स्केलर, तो दिस इज ए स्केलर, work is a scalar and temperature is a scalar, then it can be added. इनको ऐड होना चाहिए, it should be added, but it cannot be added. These two physical quantities are have different nature, है ना? So these cannot be added together. इनके पास चूंकि कैरेक्टर अलग अलग है, इसलिए इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ध्यान दें, अब स्केलर का मल्टीप्लीकेशन चाहे डॉट का हो या क्रॉस का हो, स्केलर के साथ होगा तो रिजल्ट भी स्केलर का आएगा। और यहाँ पर स्केलर का डिवीजन अगर स्केलर के द्वारा होगा तो भी रिजल्ट स्केलर का आएगा। यहाँ पर आपको सेम कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है, सेम नेचर देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों हमने स्केलर के बारे में बताई कि स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है, और जो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को या जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात आई तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनीथिंग, है ना? अब इसको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अब इनको छोटा थोड़ा करके आप नोट कीजिए, और जो बातें हम बोल रहे हैं उसको कानों से सुनते भी रहें। लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन का सबसे पहले नोट करें, राइट साइड वाले में फिर हम आ जाएंगे डिटेल। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हमने बच्चों बताया कि मॉडुलस, है ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनीथिंग, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। लेकिन स्केलर के साथ ऐसा लिखा जाता है कि स्केलर्स आर पॉजिटिव, है ना? तो इसमें ये बात छिपी हुई है कि स्केलर का कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते होंगे जिनका निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो उसमें से हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ आपके सामने रखा है ना?
यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन क्लियर हो गया बच्चों? लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन बच्चों क्लियर हो गया? लिख चुके? यस टाइप करो सब लोग। तो राइट वाले पर हम चलेंगे। लिखने का काम बेटे जितना जल्दी हो सकता है आपको लिखना है, खूब फास्ट, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह काम करो इस पे। समझने का चाहे जितना भी टाइम लग जाए, समझने में देरी लगाओ, लेकिन लिखने में देरी नहीं लगानी। दो बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया। बीरपाल का भी हो गया। ओके। भूमिका का भी हो गया। चलो बच्चों, अब यहाँ पर आ जाइए। इसका बाकी रह गया? जिसका अभी बाकी रह गया अनम्यूट करके बोल भी सकता है बच्चा। सभी के मैसेज अचानक से दिखते नहीं मुझे, भाग जाते हैं इधर उधर, इसलिए सभी लोग बताते भी रहे। भूमिका का हो गया। सुखदीप का आया कि नहीं आया? आ गया। नहीं आया। सुखदीप पीछे हो गया फिर ये लड़का। कन्या का हो गया? हो गया। यस, चलो राइट साइड का करो बेटे फटाफट। यहाँ पर सिंपल अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगा। स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल अल्फाबेट्स and here is general law of algebra. General law of algebra. इनको लिखते चलें। फेयर कॉपी में जो नोट्स बनेगा, जो लिख कर भेजेंगे उसके अनुसार बनाएंगे। उसके साइड में ये समझने के लिए रखे रहेंगे। बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ, और उसका हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हम करने जा रहे हैं वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स पर देखो बेटे, तो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, है ना। और प्लस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। पहले ये बातें होती थी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कहते हैं। नहीं, इतनी बातों पर संतोष नहीं है दुनिया को। जैसे सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा वहां पर है, तो यहाँ पर है बच्चों फॉलोइंग वेक्टर अलजेब्रा। ये अपनी अलजेब्रा को फॉलो करता है, ये अपने अलजेब्रा को फॉलो करेगा। इसमें जो आता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पहला चीज आता है। इसलिए कई जगह पर कई किताबें पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हो, तो उनको वेक्टर कहा जाता है। हम उन सारी चीजों को अलग कैटेगरी में बांटते हैं, और इन सभी चीजों को यहाँ पर नाम दिया अपना अलजेब्रा इसका, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। वहां पर सिंपल अलजेब्रा, और यहाँ पर रखेंगे क्या चीज, वेक्टर अलजेब्रा। तो एग्जाम्पल के तौर पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला चीज है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको नोट करो। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है बच्चों, एक्सीलेशन है, इसको साथ साथ लिखते चलो। एक्सीलेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है, टी लिखना काट देते हैं यहाँ पे। फोर्स है, टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सभी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी etc, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह जो भी नाम आते हैं इसमें आएंगे। अब देखो ध्यान से सब लोग, कितना लिख लिए सब लोग? कितना लिख करके बच्चों सीधा सीधे काम अब यहाँ चलो। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। मैग्नीट्यूड का काम देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड का जो काम है वो मैग्नीट्यूड का काम जैसा स्केलर में था वैसा ही मैग्नीट्यूड का यहाँ भी काम है, मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, है ना, ये चीज है। दूसरी बात आती है यहाँ पर बच्चों डायरेक्शन की, दूसरी बात डायरेक्शन की आती है। तो डायरेक्शन की जब बात आई तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की जरूरत आएगी, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। इसमें कई बातें आई बच्चों, पूरी कहानी है, और एक बार जिसको ये कहानी समझ में आ जाए तो समझना की बात हो गई। वही बात अब समझाने जा रहे हैं बच्चों। ओल्ड कंसेप्ट एक आया, है ना। सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट पर विचार करते हैं। इनिशियल स्टेज में ये माना जाता था कि जो भी वेक्टर्स होंगे उनको बोल्ड अल्फाबेट के द्वारा दिखाया गया, बोल्ड या ऐसा कहो डीप अल्फाबेट, डीप अल्फाबेट इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। क्या मतलब है? जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, हमने ऐसे अल्फाबेट लिखे बच्चों, और इसी में हमने इसको बोल्ड कर दिया। देखो ये मोटा कर दिया, इसमें डीप कर दिया इसको थोड़ा सा। तो बाकी जो अल्फाबेट्स हैं, ये सिंपल जो अल्फाबेट्स हैं वो स्केलर को रिप्रेजेंट किए, और जो बोल्ड कर दिया गया ये यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। ऐसा कोई फॉरेन राइटर की जब बुक देखोगे या पुरानी जो किताबें देखोगे उसमें इसी टाइप के वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो इसमें जो ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार दुनिया में मान्यता थी इसकी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो यहाँ पर ये सवाल उठा कि देखो यहाँ पर अगर मान लो डी लिखा हुआ है, तो डी लिखा हुआ है तो मतलब हो सकता है कि इसका कुछ न कुछ वैल्यू हो, सम वैल्यूज आर देयर, इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ न कुछ वैल्यू, चाहे जो भी वैल्यू। लेकिन मोटा कर देने से डायरेक्शन का तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। कुछ समय बाद बच्चों, थोड़े समय बाद इसको ऐसे दिखाया गया बाय द कैप, कैप है, टैप है, या कैरेट है ना, या टिप है, कोई भी नाम है, कैरेट, टिप, ओवर द अल्फाबेट, ओवर द अल्फाबेट, अल्फाबेट के ऊपर ये देखो, जैसे यहाँ पर ए लिखा उसके ऊपर कैप चढ़ा दिया, बी लिखा यहाँ पर कैप चढ़ा दिया, सी लिखा यहाँ पर कैप चढ़ा दिया। इसमें ये बताया गया कि ये जो है ये दिखा रहा है किस चीज को, मैग्नीट्यूड को, और ये जो कैप है वो दिखा रहा है बच्चों डायरेक्शन को। तो हुआ कि चलो भाई कहानी तो हो गई कि ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सबको बात समझ में आ गई। कुछ दिनों तक ये कहानी चलती रही बच्चों, लेकिन थोड़े समय बाद ये बात आई, देखना यहाँ पर दुनिया में कम से कम ये 4 डायरेक्शन तो कंफर्म है, जैसे एक राइट है, ये यहाँ से लेफ्ट है, ये अप है, और ये हमारा डाउन है, तो कम से कम 4 डायरेक्शन तो कंफर्म है। तो सवाल ये उठा कि आखिर ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और वहां पर ये कोई आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंट करते समय साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को दुनिया को दिखाया नहीं कि ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों ने, जैसे तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि ऊपर अगर कैप है तो शायद ये अपवर्ड को दिखा रहा हो,
तो क्या डाउनवर्ड के लिए ऐसा लिखा जाए, लेफ्ट वर्ड के लिए फिर ऐसा लिखा जाए, या राइट वर्ड के लिए फिर ऐसा लिखा जाए, है ना? इस टाइप का कोई कंफर्मेशन दुनिया को नहीं मिला। इन सारी चीजों को खत्म करके बच्चों, जो तरह की दिक्कत यहाँ पर आपको आई है या जो तरह की दिक्कत इस दुनिया को मिली, उन सभी चीजों से निजात मिला मॉडर्न कंसेप्ट में, है ना? तो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया बाय एन एरो, एरोहेड ओवर द अल्फाबेट, ओवर द अल्फाबेट। इसमें सभी बातों का ध्यान रखें बच्चों, मना किया है, लिखना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो। स्क्रीन को लेकर मुझे कहीं भी भागना नहीं है, बिल्कुल यहीं रहूंगा और सभी चीज समझ में आ जाए तब करना। देखो यहाँ पर बताया गया बच्चों कि एरो जो है, ये देखो, ये एरो बना रहे हैं किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, जैसे ए है वेक्टर, ए बी ऊपर में वेक्टर, एस वेक्टर, ऐसा बना दिया जाए। तो इसका क्या कारण रहा और कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर जो बात बताई गई, यहाँ पर किसका डिस्कनेक्शन किसका हो रहा है बच्चे? सब कोई ठीक है? ठीक है, सब लोग ठीक हैं। और तानिया भी ठीक है। तानिया बेटे, वो म्यूट कर ले। हाँ, म्यूट करके रखो, आवाज क्लियर सुनाई देगी। हाँ, देखो यहाँ, ये जो पार्ट है ना बच्चे, ये जो एरो है, इसको कहा गया कि साहब ये दो पार्ट से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये लाइन हमने खींच दिया बच्चों, तो ये लाइन खींच दिया तो हमने यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा। जैसे ऊपर में हमने क्या कहा था, यहाँ पर ए लिखा था और यहाँ पर बी लिख दिया था, है ना? और इसको लिखा था हमने 10 सेंटीमीटर। तो क्या ए से बी तक कुछ न कुछ तो वैल्यू है, यहाँ कहीं हमने एरो तो नहीं दिया है। अब यहाँ ए बी नहीं लिख करके हमने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो कुछ न कुछ तो ये वैल्यू दे रहा है। इसका नाम रखा गया बच्चों टेल। यानी टेल जो है, टेल क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है। टेल क्या दे रहा है बच्चों? मैग्नीट्यूड दे रहा है। और यहाँ पर ये लगाया, ये, तो इसका नाम रखा गया क्या चीज? टिप या टर्मिनस। इसका नाम रखा गया टिप या टर्मिनस। इसके बारे में बताया गया कि ये चीज जो है दिखा रहा है किस चीज को? डायरेक्शन को। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से बहुत मार्केबल बात निकल के आएगी। जो अच्छे अच्छे बच्चे जो मतलब 12th पास भी कर गए हैं, उनको भी बड़ा कंफ्यूजन रहती है बात में, इसलिए ध्यान में रखें यहाँ पर कि ये यहाँ से टेल है, यहाँ जो टिप है ये डायरेक्शन दे रहा है, ये हेड है, इसको हेड भी कहा गया। तो इधर टेल है और इधर हेड है। तो हेड डायरेक्शन को दिखा रहा है और टेल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, तो मैग्नीट्यूड तो हमारा स्केलर होता है। यस, होता है, यहाँ पर ये लिखना है। तो क्या हुआ कि यहाँ से ये मैग्नीट्यूड और यहाँ से ये डायरेक्शन, डायरेक्शन और यहाँ से ये मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हो गया क्या चीज बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यहाँ हो गया। तो ये आ गया वेक्टर। अब आ गया यहाँ पर वेक्टर। फिर सोचा गया, यहाँ से चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। वेक्टर से चल रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड पर। कहाँ से चल रहे हैं? वेक्टर से चल रहे हैं बच्चों मैग्नीट्यूड पर, और यहाँ से वापस आ रहे हैं किस चीज पर? स्केलर पर। तो यहाँ से एक बात दुनिया के सामने निकल के आई कि कोई भी दुनिया का वेक्टर हो, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो मॉडुलस होता है, वो क्या होता है बच्चों? स्केलर होता है। मतलब हम यहाँ पर अब लिख देते हैं इस बात को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर। बहुत अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर।
अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। अब यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ऊपर हमने एरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये वेक्टर ए है। और मॉडुलस याद करो बच्चों, मैग्नीट्यूड याद करो बच्चों। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था? मॉड। और मॉड का वैल्यू ये क्या कह रहा है कि ये स्केलर हो जाएगा। इसमें से जैसे ये निकलेगा, इसका रूप किस चीज का हो गया? स्केलर का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां से हमने पढ़ा इस चीज को कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। और ए के ऊपर अगर एरो दिया हुआ है तो ये वेक्टर ए है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल अल्फाबेट है बच्चों, तो ये स्केलर है। और हमने यहाँ पर लगा दिया मॉड, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जरा देखना, अगर माइनस ए वेक्टर लिखा होता तो भी इसका रिजल्ट क्या होता? ये होता, है ना। दूसरी बात, अब देखो बच्चों, अगर मान लो तुम्हें कहीं पर दिख जाए आर, आर, तो आर क्या है? स्केलर है ना। इसके बारे में अगर सोचें तो हम क्या कह सकते हैं? ये आर वेक्टर का मॉड हो सकता है, या ये माइनस आर वेक्टर का भी मॉड हो सकता है ना। अब जो सवाल आया बच्चों ऊपर वाले में, इसमें चेक करो, इसमें जो हमने बात की थी कि आखिर ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एरो द्वारा जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसमें एक कहानी और बताई गई जो हम आगे आपको बताते हैं। फिलहाल जो है, मैं समझता हूं कि बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी, तो इसको आप नोट करें। कहाँ से नोट करना है? यहाँ से डायरेक्शन के पास। यस, मेरे हिसाब से यहाँ से नोट करना है बच्चों, तो यहाँ से नोट करना शुरू करो बेटा। स्क्रीन पर जो दिख रहा है बाई एन एरो हेड ओवर द अल्फाबेट, यहाँ तक लिख करके हमने दो पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड किया था। यहाँ तक लिख करके बच्चों डन करो, यहाँ तक लिख करके डन बोलो। ये बताया गया, पहले तो एरो हो गया, एरो ओवर द अल्फाबेट। इसमें बताया गया कि टेल का जो पोजीशन होगा, टेल जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां कहीं से भी टेल जो होगा, जहां से भी बॉडी स्टार्ट होगी, कोई बॉडी या पार्टिकल जब मूव करना शुरू करेगी, जहां से स्टार्ट होगी वहां पर टेल रहेगा। और जिधर के तरफ मूव करेगी टुवर्ड्स, है ना, जिधर के तरफ भी मूव करेगी उसमें हेड होगा, उस डायरेक्शन में हेड होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर जैसे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा ए बी, तो अगर हमें ए टू बी लिखना है, ए टू बी, तो पहले ए लिखेंगे, बाद में बी लिखेंगे, एरो ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखें बच्चों, अगर बी टू ए चलना है, बी टू ए चलना है मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एंड मूव टुवर्ड्स द ए। सो इनिशियली बी विल बी रिटेन एंड आफ्टर दैट ए विल बी रिटेन, और रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस। हो गया? अब कुछ लोगों ने कहा इसमें कि नहीं, हम जो है, हम तो इसको ए से बी के तरफ ही लेकर के जाएंगे। आप कुछ और उपाय बताइए। इसमें और उपाय भी बता दिया गया। माइनस, माइनस जो टर्म है बच्चे, ये केवल और केवल दुनिया में अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अपोजिट डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर चेक करो, इस जगह को अब हम अगर पॉइंट स्टॉप कर लें बच्चों, तो सबको ध्यान में दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है? ए टू बी, ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए टू बी, और उसका बेटे अपोजिट। अब देखो इसको, उसका अपोजिट मीन्स बी टू ए। चाहे आप बी टू ए लिखें या माइनस ए बी वेक्टर लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब अगर इसको भी वैसा ही कर देते तो क्या माइनस बी ए वेक्टर लिख सकते हैं? अच्छा जी, दूसरी बात सोचो, अब यहां से यहां तक के मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो देख लो, ए बी वेक्टर का मॉड कितना होगा? ए बी होगा। माइनस बी ए वेक्टर का मॉड कितना होगा? बी ए होगा। बी ए लिखा जाएगा। तो इधर से इधर अगर 10 सेंटीमीटर था,
तो क्या इधर से इधर ये 20 सेंटीमीटर हो गया? नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही है। तो ऐसे लिख सकते हैं, और स्केलर में हम देख चुके हैं, चाहे आप ए बी लिखिए, चाहे आप बी ए लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहां से भी उठा करके देखो बेटे, सिंपल जो बी ए वेक्टर था, इसको ऐसे कर दिया तो ये बी ए हो गया, और ए बी वेक्टर माइनस में जो था, इसका मॉड लिख दिया तो भी हमारा ए बी हो गया। इसका कॉमा थोड़ा सा इधर कर ले, हो गया। ये चीज हमारा क्लियर है। दूसरी बात, अब मान लो बच्चों, यहां से ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अगर सी टू डी जाना है तो पहले सी लिखना है, बाद में डी लिखना है, एरो। डी टू सी, पहले डी बाद में सी, एरो। यहां से ले लो, ऐसे डायगोनल ले लेते हैं, ई और एफ। मतलब ई टू एफ जाना है तो पहले ई लिखो, बाद में एफ लिखो, एरो दे दो। एफ टू ई जाना है तो पहले एफ लिखो, बाद में ई लिखो, एरो दो। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अब कोई आदमी जैसे बी ए लिखा हुआ है ना, तो एरो जो है, एरो जो होगा, एरो हेड ऑलवेज अल्फाबेट के ऊपर लेफ्ट टू राइट ही ड्रॉ किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट। इसमें ये बात भी बताई गई। जैसे मान लो हमने यहाँ ए बी वेक्टर लिखा, ये क्लियर है। अब अगर बी ए वेक्टर लिखना है तो हमने ऐसे लिखा, ऐसे नहीं कि ए बी वेक्टर लिखे और इधर से डायरेक्शन दे, ये तरीका गलत हो गया। तो यहाँ पर जितनी भी संभावना थी उधर की, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी गई बच्चों। यहाँ पर ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी गई। किसी भी टाइप का जो डाउट था उधर का, वो सारी बातें यहाँ क्लियर की गई। आई होप आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, देखो क्या बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। अब मैग्नीट्यूड हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए डायरेक्शन की बात हो गई, है ना। अब बच्चों बचा हुआ क्या है, तीसरा चीज, थर्ड वन, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। अब इस पर बात करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा पर बात करेंगे। अलजेब्रा का जैसे जो काम आया, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, एडिशन का। सबसे पहला काम एडिशन का आया, है ना। अब देखो बच्चों, पहला काम एडिशन में ये बताया गया कि वेक्टर का एडिशन अगर वेक्टर के साथ करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो भी वेक्टर का ही होगा, बशर्ते ये दिमाग में कंडीशन बना रहे कि नेचर जो है वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। ये तो हर हाल में रहेगा बच्चों, ये हर हाल में रहेगा कि नेचर उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इस वेक्टर का नाम रिजल्टेंट वेक्टर रखा गया। इस वेक्टर का नाम रखा गया रिजल्टेंट वेक्टर। और इसमें जब दो वेक्टर का एडिशन किया गया फॉर टू वेक्टर, पहला जो लॉ आया उसका नाम रखा गया ट्रायंगल लॉ। दूसरा नाम आया इसमें पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और फॉर मोर देन टू वेक्टर, फॉर मोर देन टू वेक्टर, इसमें आ गया आपको पॉलीगन लॉ। इसमें आया जिसका नाम रखा गया पॉलीगन लॉ। ये सारे लॉ को बच्चों वन बाय वन करके हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन इन सभी लॉ के पहले एक लॉ आया जिसको कहा गया बेसिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। बेसिक लॉ ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले टू वेक्टर्स की बात करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मान लो कि यहां पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और दोनों का यहाँ करना है एडिशन, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का जो बेसिक तरीका बताया गया वो ये बताया गया, ध्यान से देखें। पहला जो हमारा वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड को, यहाँ हेड है बच्चों, फर्स्ट वेक्टर के हेड को
दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट कर दिया गया, है ना। अब देखो बच्चों, हमने इसको टेढ़ा कर दिया अभी, है ना। ये सीधा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम कुछ ऐसा बना के देखते हैं कि इनका कुछ ना कुछ एंगल बने आपस में, तो देखो, फिर बाद में उस पर ओरिजिनल कंडीशन में आएंगे। याद रखो बच्चों, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट होगा। ये एडिशन का रूल है, बेसिक रूल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब कौन आ गया, दोनों वेक्टर तो ऐड हो गए बच्चों, दोनों वेक्टर ऐड हो गए। अब आया कौन सा वेक्टर, यहाँ वाला, याद करो। वेक्टर, जहां पेन जा रहा है बच्चों वहां ध्यान दो। वेक्टर प्लस वेक्टर, यहां पर क्या आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहां से रिप्रेजेंट होगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। याद रहे, टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, हेड ऑफ सेकंड टू टेल ऑफ फर्स्ट नहीं। ये रूल है बच्चों, इसको लिखा गया इस तरीके से, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेसिक लॉ में इतनी ही बात बताई गई बच्चों। और दुनिया के जितने भी लॉ हैं जो यहाँ हमने लिखे हैं, आपको देखो बच्चों, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और यहाँ पर जो बताया हमने पॉलीगन लॉ, ये सारे के सारे लॉ इसी बेसिक रूल को फॉलो करते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है इन बातों का। क्या ध्यान रखना है, याद करो बच्चों, कैसा हमने बताया। दो वेक्टर के एडिशन का जो बेसिक रूल है बच्चों, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, लिखने के बजाय मेरे साथ साथ मन में दोहराते रहें बच्चों, ये समझना जरूरी है और दिमाग में बैठा लेना हर हाल में जरूरी है। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड विथ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड देयर रिजल्टेंट is represented from the tail of first to head of second, tail of first to head of second, not the head of second to tail of first। ये अपोजिट हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से ये अपोजिट हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, फिर ये आर के बदले ये माइनस आर वेक्टर हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, देखो यहाँ। तो इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया, देखो, यहाँ से भी पढ़ लेना, याद हो जाएगा, बाकी तो लिखा हुआ देंगे ही। रिजल्टेंट ऑफ टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, देखना बच्चों यहाँ पर, ये अगर आपको याद है ना, सारी चीजें याद रहेंगी। ये क्या बताया मैंने, शॉर्ट ट्रिक, हेड ऑफ फर्स्ट connected with tail of second, and here is resultant is from tail of first to head of second, tail of first to head of second। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट करते हैं। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया बच्चों बेसिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। काइंडली इसको नोट करें बच्चों, सबसे पहले नोट करें अब इतना को। अब इस फिगर के बेस पर ये जो हमने बनाया, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कनेक्टेड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, इसके बेस पर कोई भी सभी तुम दो वेक्टर ले लो अपने मन से। मान लो ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, ये आर वेक्टर होगा। अपने मन से डायग्राम कॉपी में कोई भी खींच करके जरा बना लो, है ना, इसी तरीके से बनेंगे। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ आए, बना करके देखो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चा, तो इत्मीनान से पहले पूछ लो, ये कंफर्म करो कि ये बेसिक लॉ ऑफ एडिशन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहीं से बच्चों एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। इसी ट्रायंगल से हमको ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट आया, क्योंकि यहाँ पर तो बस एडिशन कितना होगा ये बता दिया गया, लेकिन अब देखो ना, वो से ए तक, वो से ए तक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक
किसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से यहां तक, है ना, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वो आखिर कितना होगा, हम कैसे मेजर करेंगे, मैग्नीट्यूड में कैसे जाएंगे। ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन अगर दिया हुआ है तो आर का डायरेक्शन आखिर कैसे होगा, इन्हीं दो बातों की चर्चा आगे होगी, है ना। तो हेड ऑफ फर्स्ट connected with tail of second and the resultant is from tail of first to head of second. Is it clear बच्चों, सभी बच्चों को क्या ये बेसिक लॉ ऑफ एडिशन तैयार हो गया दिमाग में? अगर हो गया बच्चों तो यस लिखो। किसी को भूलना नहीं चाहिए बच्चों किसी भी हाल में, है ना। हाँ, कहीं भी कोई दुनिया में लेके तुमको चला जाए, बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि जब कभी भी कनेक्शन होगा तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट हो जाता है और बस आगे का रिजल्टेंट जो है पहले का टेल और दूसरे का हेड हो जाता है। अब जो है, अब एक फॉर्मूला सिखाते हैं बच्चों आपको। यहाँ आइए, यहाँ से एक फॉर्मूला सिखाते हैं। मैथमेटिक्स वाले तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही, बायो वाले सीख लेंगे, आ जाएगा। ये जो है बच्चा, ये मान लो ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बच्चों सी है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर इस एंगल का बात करें हम, तो ए पर जो इंक्लाइनेशन हमें दिख रही है वो साइड ए बी और साइड ए सी से मिलने से बनी है। दोनों का चूंकि कॉमन पॉइंट ए पर है, यहाँ पर देखो बी पर क्या है, बी ए और बी सी के मिलने से बना। सी पर बताओ, क्या सी ए और सी बी के मिलने से बना? यस। तो इसमें एक कोसाइन फॉर्मूला बनाया गया बेटे कॉस के लिए। इसका इस्तेमाल चूंकि हमको आगे करना है इसलिए यहाँ पर सीखना जरूरी है और बहुत आसान है बच्चों कोसाइन फॉर्मूला। जैसे मान लो कि कॉस हम लिखें, कॉस और एंगल लिख दें बी ए सी, मतलब ये हुआ कि इसको हम कॉस ए भी सिंपल लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, ए पॉइंट पर बन रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करने का बच्चों तरीका सीखो, फॉर्मूला याद करने का तरीका सीखो, एक बार में ही बात समझ में आ जाएगी। जिस साइड के द्वारा, जिस साइड के द्वारा ये एंगल फॉर्म होता है ना, उन साइड का स्क्वायर का एडिशन करो, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। याद करने का तरीका है ये। ए बी साइड है, ए सी साइड है, इसके द्वारा यहाँ पर ये एंगल ए बना हुआ है ना। तो हमने दोनों के स्क्वायर का एडिशन कर दिया, ठीक है। एंगल का जो सामने का साइड है, एंगल के सामने का जो साइड है उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर लो, मीन्स बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। इसका प्रूफ भी है बच्चों, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बीच बीच में हम जानकारी रख रहे हैं कि कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला का फिजिक्स में हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। नीचे आकर के बच्चों टू लिखना है, पहले वाला साइड लिख लेना है, दूसरे वाला साइड लिख लेना है। ये फॉर्मूला हमारा कोसाइन फॉर्मूला कहलाता है और कॉस ए के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। फिर से समझे बच्चों, फिर से समझे, ये कॉस ए ले रहे हैं मतलब एंगल ए ले रहे हैं, तो दो साइड के द्वारा ये एंगल बनेगा, ये पक्की बात है। तो ए बी और ए सी साइड के द्वारा बना तो हमने ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर दिया। एंगल जो ए है इसके सामने का साइड है बी सी, अब माइनस करके बी सी स्क्वायर कर लिया और डिवीजन में आकर के टू लिखना है, पहले वाला साइड ले लेनी है और फिर दूसरे वाली साइड ले लेनी है, जो मर्जी करना है आप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से लिखो मत बच्चों, ध्यान दो। अब इसी तरह से बच्चों अगर हम
ईमानदारी से देखते चलना, सब हम लिख रहे हैं। कॉस बी यहाँ का एंगल ले रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं, तुम अपनी जगह पर सोचते रहो बच्चों की क्या आप सही समझ पा रहे हैं। BA² प्लस BC² माइनस AC² डिवाइडेड बाई 2 BA BC, and here is angle C. Cos C will be written like CB² प्लस CA² माइनस AB² या BA² कुछ भी लिख दो, डिवाइडेड बाई 2CB एंड CA। बच्चों, अगर आपने इसी तरीके से सोचा है और बात अगर कंफर्म हो गई हो, है ना, तो क्लियर बताओ। यस, यस लिखो बेटे। अगर सबने मेरे साथ साथ बी और सी पर दिमाग लगाया है तो जिसको थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो ना बेटे इस कोसाइन फॉर्मूला में, है ना, बस हम इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हम लोग कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे जरूरत के अनुसार जब आमने सामने होंगे तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों को भी हम क्लियर कर लेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल जो है सब बच्चों ने ऐसा ही सोचा। अब लिख भी लो बेटे, इस फॉर्मूला को लिखो, हर हाल में तैयार रखो। सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से सब लोग मेरे साथ साथ मन ही मन इस बात को रिपीट करें बच्चों कि इफ टू रेगुलर ऑर्डर साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट two vectors in respect of magnitude and direction both, then third side of the same triangle represents the addition of represents the resultant of addition of two vectors। किसी भी ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में अगर किसी दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है तो उसी ट्रायंगल का थर्ड साइड इन दोनों वेक्टर के रिवर्स ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है, किसका, एडिशन का। अब मान लो बच्चों यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका ध्यान करते हैं, है ना। सब लोग ध्यान से देखना, छोटी सी बात बता करके ज्यादा बर्डन नहीं करेंगे बेटा, इतना ही पर छोड़ेंगे, घबराओ नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब ये टर्म जहां कहीं भी दुनिया में लिखा हुआ रहेगा बच्चों, हम इसको समझ जाएंगे कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, इतना लिखा हुआ मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। मान लो ये बच्चों ये डायरेक्शन हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया एक्स एक्सिस के अलावा, तो ये डायरेक्शन किसका होने जा रहा है, वेक्टर ए का डायरेक्शन होने जा रहा है ना। यहां से मान लो कि यहां से यहां तक का एंगल कितना है, थीटा, तो यहां से यहां ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहां से याद रखेंगे बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा, जैसे जैसे जहां जरूरत आ रही है वहां लिख रहे हैं, ये माइनस कॉस थीटा, है ना। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू है बच्चों
साइन थीटा और tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, है ना। इसका जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट होगा वहां पर हम काम करेंगे, और यहाँ कैसा रिक्वायरमेंट है सब लोग गौर से ध्यान दें। तो अब देखो बच्चों, एक लाइन अगर ऐसे होती है तो हमें पता है, एक लाइन अगर ऐसे होती है तो ये हमें पता है कि ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। क्योंकि दो एंगल जो यहाँ पर पार्टीशन कर रहे हैं, किसी लाइन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टीशन करने में, वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर एंगल हमने थीटा माना था तो उस हिसाब से हमने 180 माइनस थीटा माना। हमको किससे काम है, हमको तो इस ट्रेंगल से काम है। तो इस ट्रेंगल में देखना, यहाँ इन ट्रेंगल ओ ए बी बाई यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, बाई यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, अभी जो हमने कोसाइन फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था उसका इस्तेमाल करें, है ना। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं ए पॉइंट पर बच्चों, ए पॉइंट पर का एंगल ले रहे हैं, कितना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिखा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, कॉस लिखा। तो अब जरा यहाँ पर आओ, ये एंगल बना किस किस से है, ओ ए से बना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस, या एओ लिख लो, ठीक है एओ लिखो, एओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना, और माइनस ओ बी का स्क्वायर। देखना बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एओ इंटू ए बी। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। बच्चे मेरे, अगर ये बात क्लियर है इस यूजिंग फॉर्मूला को जो यूज किया हमने, तो फटाफट टाइप करो। सबको बात समझ में आ गई है? ओके, ओके, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब इसको जो है यहां से, ये सब लोग ध्यान देना, यहाँ जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है बेटे, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इसके जगह पर क्या कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा कर दे रहे हैं, ठीक। और इसको उठा करके यहाँ लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इंटू टू एओ ओ ए इंटू ए बी इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, है ना। अब क्या हो गया, हमारा जो रिजल्टेंट है बच्चों इसमें तो ओ बी है, ओ बी को लेफ्ट साइड में ले आओ, ओ बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आए। अब यहां कर दिए एओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और इधर वाले टर्म को उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ ये जो माइनस में है आकर के उधर प्लस हो गया, प्लस टू। अच्छा, यहाँ पर भी ओ ए था या एओ था, एओ था, एओ ले लो ओ ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, ये समझ में आएगा अभी। ब्लर तो नहीं दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा परेशान किया। ओके ओके डन। हाँ, तो एओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू एओ, है ना, और ए बी, यहाँ हो गया बच्चों कॉस थीटा। अब जरा तुम ध्यान करो विशेष तरीके से, बिल्कुल बच्चे एक एक पॉइंट पर ध्यान रखें। जैसा कि हमने अभी बताया था बच्चों कि अगर ओबी लिखा हुआ है तो ओबी का मतलब क्या हो सकता है, ये ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। यहाँ पर ओबी के जगह पर हमने क्या किया, ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, ऐसे। अब यहाँ बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल लो। अब ये चेक करो, एओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर डाल दो, प्लस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर डाल दो, प्लस टू एओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे डालो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे डालो, और साथ में कॉस थीटा डालो बच्चों। बारीकी से ध्यान रहे बच्चों। अब जरा देखो, एओ वेक्टर, ए ओ वेक्टर, ए टू ओ यहां पर दिया हुआ है बच्चों, जबकि हमें पता है ओ टू ए, तो हम एओ को
या माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए बी वाले में कोई झंझट नहीं है मुझे, ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस टू, फिर यहाँ लिखो बेटे माइनस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ए बी वाले में कोई झंझट नहीं है, और यहाँ पर ये कॉस थीटा। बच्चों क्या ये लाइन क्लियर है? ये लाइन जो बच्चों हमने लिखा है, क्या ये क्लियर है बेटे? नहीं क्लियर है तो बेटे फिर से समझाऊंगा, सारे लोग पक्के तौर पर लिखो फटाफट। किसी को भी डाउट हो बच्चों तो पूछो। कंफर्म है? यस। अब क्या है बेटे, अब क्या है कि अब ओबी वेक्टर के जगह पर आओ। ओबी वेक्टर का मतलब कितना है? आर वेक्टर। यस, आर वेक्टर, ओ आर स्क्वायर। और यहाँ पर तो माइनस ए वेक्टर, इसका स्क्वायर। यहाँ पर बी वेक्टर, इसका स्क्वायर, प्लस टू माइनस ए वेक्टर, माइनस माइनस नहीं, यहाँ सिंपल बी वेक्टर, और यहाँ पर कॉस थीटा। बच्चों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है? स्केलर हो जाता है। दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू, ये मॉड रहे माइनस लिखिए प्लस लिखिए कोई फर्क पड़ता है? बाहर आएगा प्लस हो गया, यहाँ पर ये भी प्लस हो गया, प्लस इसका भी मॉड से बाहर आएगा प्लस हो गया बच्चों, टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्ट। ये आर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल दिया, है ना। आर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इसको बच्चों नोट करो, है ना, ज्यादा बर्डन नहीं देंगे, है ना। इतना को तैयार करना, फिर कल के क्लास में इससे आगे और डिटेल्स इसको समझाएंगे। किसी को कोई किंतु परंतु रह गया हो तो पूछ सकते हैं, बाकी नोट कर लें बच्चों। आज के लिए ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर is equal to r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. It is the final result.